दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाने वाले आधुनिक भारत के इतिहास के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के विशेष तथ्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और नागरिक शास्त्र के साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है आधुनिक भारत के इतिहास में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तिथियों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखा जाए यहाँ पे पहली महत्वपूर्ण तिथि है, आपको दी गई है 16 अक्टूबर 1905। तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय काल में 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। दोस्तों वर्ष 1907, देखिए 1907 की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और 1907 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, ये सूरत अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल और उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। और दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। देखिए 30 दिसंबर 1906, दोस्तों ये तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो देखिए 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ था। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे और इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। दिसंबर 1911, ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द हुई और दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया गया था। तो विस्तार में जानते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में ये दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। दोस्तों इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और राजधानी को, यानी जो भारत की राजधानी थी वो पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा इसी यानी दिसंबर 1911 में की गई और इस प्रकार 1912 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी थी। 1 अप्रैल 1912, तो देखिए 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी बनाया गया था। तो दोस्तों 1912 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था, बाद में या 1912 में इसे कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था।
4 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इस तिथि को हुई थी। और दोस्तों 1916 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। तो ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन यानी होम रूल के लिए मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और दोस्तों एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव जो है जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। देखिए 13 अप्रैल 1919 तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 1919 की तिथि 13 अप्रैल 1919 और इस तिथि को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 तिथि है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थीं। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। और शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमेटी का गठन किया था। और कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। अगला तिथि है दोस्तों 1 अगस्त 1920। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 1920 को दोस्तों देखिए ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 1920 जो है ये रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। 5 फरवरी 1922 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दोस्तों गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना से दुखित होकर यानी चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उससे दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये तिथि है 11 फरवरी 1922 को दोस्तों। 11 फरवरी 1922 इस तिथि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। अगला जो है दोस्तों 1923 वर्ष 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना तो ये देखिए 1923 में इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला तिथि जो है वो है 3 फरवरी 1928। तो 3 फरवरी 1928 की तिथि जो है ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइमन कमीशन का बम्बई आगमन इसी तिथि को हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और इसे श्वेत व्यक्तियों का आयोग या व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी चार्ज में उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 8 अप्रैल 1929 तो दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा
केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट जो है ये दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 सितंबर 1929 जेल में 64 दिनों के उपवास के उपरांत जो एक राष्ट्रीय आंदोलनकारी जतिन दास थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 13 सितंबर 1929 को दोस्तों जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। अगली तिथि है 31 दिसंबर 1929। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों ये जो तिथि है 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और दोस्तों 26 जनवरी 1930 को ये जो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और दोस्तों यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को यानी 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगा झंडा फहराया था और इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था और इसी के साथ यानी 1929 या 1930 से देखा जाए तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी और 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 14 फरवरी 1930। तो दोस्तों 14 फरवरी 1930 देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति की साबरमती में बैठक हुई जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पारित किया गया था 14 फरवरी 1930 को और 12 मार्च 1930 देखिए ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने देखिए नमक कानून के विरुद्ध नमक बनाने के लिए अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930 की तिथि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे स्टार कर दे रहे हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती के लिए या साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल देखिए 12 मार्च से जो है ये 6 अप्रैल की तिथि है दोस्तों। यहाँ पर 12 मार्च यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ 12 मार्च से 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए महात्मा गांधी का 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। वहां उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था और सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है गांधी जी के दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था और गांधी इरविन समझौता को दोस्तों दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है।
तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुआ था। इसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार परीक्षाओं में ये तिथि पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 23 मार्च 1931। दोस्तों 23 मार्च 1931 भारत के क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, या उनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। 16 अगस्त 1932। दोस्तों ये तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए कुख्यात सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो ये देखिए 16 अगस्त 1932 की तिथि जो है दोस्तों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है 16 अगस्त 1932 क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते हुए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। 20 सितंबर 1932 से 1934। दोस्तों ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से अलग होकर रचनात्मक कार्यों में जो है सहभागिता की। गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और उन्होंने रचनात्मक कार्यों में अपनी भागीदारी की। 3 सितंबर 1939 से दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 27 अक्टूबर 1939, देखिए 27 अक्टूबर 1939 को प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में जो है ये त्यागपत्र दे दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो तिथि है 20 सितंबर 1932, 3 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और 27 अक्टूबर 1939 को दोस्तों यहाँ पर प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। और यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर 1939 की तिथि, इस तिथि को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ये तिथि कौन सी है? 22 दिसंबर 1939। तो याद रखिए 22 दिसंबर 1939 को दोस्तों मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मार्च 1940। दोस्तों मार्च 1940 में 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो यहाँ पर मार्च 1940 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था और मुस्लिम लीग के इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। और मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अल्लाह बख्श थे, उसमें खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये तिथि है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे को, और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो दोस्तों 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई बैठक जो है ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और वर्धा में 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों ये तिथि थी 7 अगस्त 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था। दोस्तों 7 अगस्त को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में हुई थी। और इसी आंदोलन में यानी क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 9 अगस्त 1942 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9th ऑफ अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसको अगस्त की महान क्रांति भी कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा इन्होंने की थी। तो देखिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? एक तिथि याद कर लीजिए। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था, और आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अक्टूबर 1943 दोस्तों, अक्टूबर 1943 की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की तरह था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। इसके अलावा देखिए, दिसंबर 1943 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन, ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर 1943 के मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन डिवाइड एंड क्विट जो था, ये मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन जो दिसंबर 1943 में हुआ था, इसमें बांटो और छोड़ो का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। 18 फरवरी 1946 तो दोस्तों, 18 फरवरी 1946 ये तिथि कहीं कहीं 18 फरवरी, कहीं 19 फरवरी आता है। तो दोस्तों 19 फरवरी आप इसको कंफर्म करिए। 19 फरवरी 1946 को बम्बई में 9 सैनिकों का विद्रोह हुआ था। बम्बई में 9 सैनिकों का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था, और INS तलवार नामक जहाज़ के 9 सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया, और इन्होंने 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों को सरदार पटेल के दबाव में आकर आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो ये 19 फरवरी 1946 तिथि याद कर लीजिए, जब बम्बई में INS तलवार नाम के जहाज़ के 9 सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। दिसंबर 1946 तो दोस्तों, दिसंबर 1946 जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ था, आपको तिथि बतानी है। और दिसंबर 1946 भारतीय संविधान सभा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। और देखिए, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946, ये तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त 1946 की याद कर लीजिए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। सबसे पहला प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 20 जनवरी 1947 ये तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 जनवरी 1947 तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ देगी। इसके अलावा दोस्तों 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना और 15 अगस्त को ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा जो है 4 जून को की गई थी। दोस्तों ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। ये देखिए 4 जुलाई मैं यहाँ पे तिथि घोषित कर रहा हूँ, 4 जुलाई 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में भारत को बांट दिया जाएगा और 2 डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी।
ये बात उस प्रस्ताव में कही गई थी। इसके अलावा दोस्तों 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 14 अगस्त की आधी रात में, 14-15 अगस्त की आधी रात में जो है भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत का 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पूछा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। और ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। इसके अलावा अब आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियों के बाद कांग्रेस के अधिवेशनों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई में किया था। ए.ओ. ह्यूम यानी एलन एक्टोबियन ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश सिविल सेवा के, इंडियन सिविल सेवा के रिटायर्ड अधिकारी थे और उन्होंने बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1885 की जो तिथि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था, आप जानते हैं। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। अगला है दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कांग्रेस से ये है 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपना स्वरचित गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम जो है ये कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है जिसको कि भारत का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों अगर जो हम कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करें तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था और तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी के जो है अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है दोस्तों 1906, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और एक प्रश्न और आता है दोस्तों, देखिए कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये चौथा कांग्रेस का अधिवेशन था 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था जिसमें जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष माने जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनसे जो जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने जान लिया कांग्रेस की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा हुई थी। इसके पहले अधिवेशन की विशेषता क्या थी, कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे अधिवेशन में कांग्रेस के जो इलाहाबाद में 1888 में आयोजित हुआ था इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे इसके अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 का अधिवेशन जो है यहाँ पर डॉक्टर रास बिहारी घोष के जो है अध्यक्षता में इसका 1907 का ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था दोस्तों। इसमें कांग्रेस का
प्रथम विभाजन हुआ था? तो याद कर लीजिए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर कंफर्म हो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो अध्यक्षता है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की, इसकी अध्यक्षता जो है ये कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। तो रास बिहारी घोष हैं और इन्होंने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की थी जब कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। दोस्तों कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 जो है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था, इसमें पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का दोस्तों 27वां अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1911 और पहली बार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस का जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने? AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और इस अधिवेशन में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। दोस्तों कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसमें प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो है मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1920 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था दोस्तों। 1920 का कांग्रेस का जो है कलकत्ता अधिवेशन, इसमें दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये विशेष अधिवेशन था 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। ऐसे जो 1920 का जो अधिवेशन था वो नागपुर में आयोजन किया गया था इसका, लेकिन 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लक्ष्य को बदलकर अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया था। तो 1920 का जो 36वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों नागपुर में, ये रेगुलर अधिवेशन था 1920 का जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्यार ने किया था और इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था और इसमें जो है स्वशासन प्राप्ति का लक्ष्य बदलकर अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां के द्वारा की गई थी। दोस्तों कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव CR दास का हुआ, लेकिन उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। और दोस्तों 1923 में विशेष अधिवेशन एक हुआ था काकीनाड़ा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। तो 1923 में काकीनाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो देखिए ये 39वां जो है अधिवेशन था कांग्रेस का 1923 का जो काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। दोस्तों 1925, ये देखिए यहाँ पर हमने नोट नहीं किया है, लेकिन 1925 का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कानपुर में हुआ था और श्रीमती सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो देखिए
दोस्तों 25 का कानपुर कांग्रेस अधिवेशन इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसी महिला के द्वारा की गई थी और श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। लेकिन दोस्तों प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और ये प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। लेकिन प्रथम महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों 1929, देखिए 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसमें पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखा गया था। दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमने चर्चा भी की कि 1929 में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। 45वां अधिवेशन था 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों देखिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1931 में हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दोस्तों जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में पास किया गया कराची प्रस्ताव कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था और इस सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दोस्तों कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? 1936 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये 1936 के लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और पहली बार वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थ में साम्यवाद या समाजवाद की व्याख्या की गई थी। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में आयोजित किया गया था। दोस्तों 1938, देखिए 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन एक विवादित अधिवेशन रहा। इस अधिवेशन में फिर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, लेकिन गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय से गांधी जी आहत हो गए और उनके विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और शेष अधिवेशन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया था। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसमें क्या हुआ था? इसमें दोस्तों 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था। और भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा श्रीमती एनी बेसेंट थी, आप जानते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी और 1917 का अधिवेशन कांग्रेस का कोलकाता में आयोजित किया गया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय या पहली भारतीय महिला अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी नायडू थी और हमने चर्चा की कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। दोस्तों कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और दोस्तों महात्मा गांधी ने केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जिन्होंने 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और
87 दोस्तों 1887 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। 1888 ये तिथि जो है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। दोस्तों सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू ने की है। आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है और नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। और आप जानते हैं कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और एक प्रश्न और बनता है कांग्रेस से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का सौभाग्य या सम्मान इनको प्राप्त है। तो दोस्तों ये था आज का कांग्रेस अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न हम फिर से दोहराना चाहेंगे। देखिए, पहला अधिवेशन कांग्रेस का बम्बई में 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे 1886 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन यानी तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और चौथा कांग्रेस का अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी, कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू ने किया था। दोस्तों 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और 1929 का लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों देखिए, हरिपुरा कांग्रेस की अध्यक्षता जो है, हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस चुने गए। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस चुने गए, लेकिन गांधी जी से विवाद के चलते उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस की अध्यक्षता से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी और आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। दोस्तों 1948 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था जिसकी अध्यक्षता B पट्टाभिसीता-रमैया ने किया था। और 1950 के नासिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख तिथियां और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनमें क्या क्या विशेषताएं थी उन अधिवेशनों की, उनके बारे में प्रश्नों को पढ़ा जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए और साथ ही साथ TGT PGT GIC प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्रीय विद्यालय संगठन LT ग्रेड आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।